नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तर्क द लॉजिक में। आज हम तीसरे एपिसोड में पहुंचे हैं बिहार सीरीज के। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे पंचायती राज में चुनाव जीतने के लिए बिहार में जितने भी प्रत्याशी होते हैं, मुखिया, जिला परिषद समिति या वार्ड के, कैसे हथकंडे अपनाते हैं और किस तरह से वो पैसों का जो बाजार होता है उसको शुरू करके जीतने की इस तरह से कोशिश करते हैं ताकि वो आने वाले समय में सरकारी योजनाओं का जो पैसा होता है उसे गबन कर सके और उसका भरपूर से भरपूर सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए फ़ायदा उठा सके। संविधान निर्माताओं या बाद में जिन्होंने भी संशोधन किया उनका बहुत बड़ा सपना था कि जिस तरह से ऊपरी स्तर पर यानी केंद्र और राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ा है उसको कम करने के लिए क्यों न ये सारी समस्याओं को सुलझाने का अधिकार, क्यों न ये सारे कार्य करने का अधिकार निचले स्तर पर मौजूद आम आदमियों को दे दिया जाए, आम लोगों को दे दिया जाए। और इसी की वजह से पंचायती राज बनाया गया था। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी, ये भरोसा नहीं था, ऐसा उन्होंने शायद सपने में भी ना सोचा होगा कि जो भ्रष्टाचार ऊपर होता है उससे बिल्कुल कम नहीं, कहा जाए तो उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार नीचे तबके में आम लोगों में भी भर गया है, जो सिर्फ अपना जेब भरने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव लड़ने के लिए पैसे खर्च कर। भ्रष्टाचार की जो कड़ी है, उसकी जो वास्तविक सच्चाई है, उसका पर्दाफाश मैं धीरे धीरे करके ही बताऊंगा आपको, क्योंकि एक साथ सारी योजनाओं और सारी बातों को रखना मुश्किल होगा एक छोटे से वीडियो में। आज मैं एक उदाहरण या बोल सकते हैं मोटे तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यह भ्रष्टाचार का खेल चलता है पंचायती राज में। अब आप देखिए तो पंचायती राज के पास अपना इनकम का सोर्स नहीं होता है, जैसे राज्य और केंद्र के पास होता है, टैक्स के द्वारा उनके पास पैसा इकट्ठा होता है। पंचायती राज में इस तरह का कोई सोर्स नहीं है। तो पंचायती राज पूरी तरह से या तो केंद्र पर निर्भर है या तो राज्य पर निर्भर। राज्य के लगभग 80% जो काम होते हैं पंचायती राज में मौजूद पदों पर जो लोग हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। पंचायती राज में कोई भी समस्या हो छोटी बड़ी, उसको उसका समाधान करने के लिए सबसे पहले एक योजना तैयार की जाती है जो कि पंचायत के हेड यानी मुखिया के द्वारा तैयार की जाती है और उस आधार पर उसे या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार के द्वारा बजट मिलता है। अब कैसे कैसे कार्य होते हैं उन कार्यों के आधार पर ही केंद्र और राज्य सरकार मदद करती है। अब देखा जाए तो एक पंचायत को लगभग पूरे साल में 3-4 महीने के पीरियड में करके 3 से 4 बार पैसे दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। उसका अमाउंट लगभग 50 से 60 लाख रुपए होता है। यानी अगर पूरे साल में ऐसे 2 बार भी दिए गए तो कम से कम मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपए एक पंचायत को एक साल में मिलते हैं कार्य करने के लिए। यानी 5 साल में एक मुखिया के कार्यकाल में देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ रुपए ये आपके केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार भी आपका बिल्कुल इसी तरह से इसी एक पीरियड में 8 से 10 या 15-20 लाख के आसपास पंचायत को पैसा देती है और जैसे कार्य होते हैं उस आधार पर 5 साल में उन्हें भी एक अमाउंट राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये हो गया जो एक तरह से फिक्स होता है, जो आपको छोटे मोटे कार्यों को हमेशा करने के लिए मिलते रहता है। जब सरकार की कभी एक विशेष योजना आती है, जैसे 7 निश्चय करके योजना थी जिसमें जल नल वगैरह की भी व्यवस्था करने की बात थी, तो उसका एक बजट अलग होता था और उस हिसाब से वो सारे पैसे भी पंचायत में आते थे। अब पंचायत को पैसा कैसे मिलता है हमने आपको ये बताया। अब ये पैसा जो खर्च करने का तरीका है ये कैसे होता है, अगर आप एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर ऊपर से 100 रुपये आता है पंचायत में किसी काम को करने के लिए, तो सबसे पहले काम हो या ना हो उसका बंटवारा होता है। लेकिन आज सरकार की तरफ से ऐसा नियम है कि पहले उन्हें काम दिखाना पड़ता है और ठेकेदारों के द्वारा जो भी काम होता है किसी ठेकेदार को दिया जाता है। अगर वो कंपनी है तो कंपनी भी, नहीं तो छोटे मोटे अमाउंट को खर्च करने के लिए नॉर्मल लोग भी या जो मुखिया के सगे संबंधी या इनके जान पहचान के लोग भी उस ठेकेदारी से उस काम को करते हैं। ऊपर से आता है तो इसमें बंटवारा किस तरह से होता है अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर वो काम वार्ड में गया है तो वार्ड जो मेंबर है 10% उसमें वो कमीशन लेता है 100 रुपये में। अब उसके बाद 10% मुखिया का भी होता है, 10% ग्राम सेवक का भी होता है जो कि सरकारी कर्मचारी होता है पंचायत में कार्यभार को देखने के लिए। अगली बात की जाए तो जेई होता है जो जूनियर इंजीनियर होता है, किसी कार्य को भी देख रेख करने के लिए सरकार की तरफ से, उसका भी 5% कमीशन होता है। अब ब्लॉक में काम करने वाले जो ऑपरेटर होते हैं, कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, डेटा ऑपरेटर होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं जो इन सब का हिसाब किताब रखते हैं, उनके हिस्से में भी लगभग 5% आपका जाता है। अब इस तरह से देखा जाए तो अंत में बच जाता है ठेकेदार, यानी अगर उसको भी देखा जाए तो वो भी 10 से 20% का कमीशन लेता है और उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं वही आपके धरती पर काम के रूप में दिखता है। अब सबका अगर समअप किया जाए, जोड़ा जाए
तो लगभग ये 50 से 60% जो पैसा है आपका सिर्फ कमीशन में जाता है, यानी बचा हुआ पैसा मात्र 40% है, और जिसका उपयोग करके ग्राम पंचायत या गांव या वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करना है या उसका विकास करना है। और ये सब बातें मैं आपको सिर्फ कल्पना से नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने बात करने के बाद ऐसे बहुत सारे सैंपल्स मैंने पता किए हैं या जानकारी में लिए हैं, उन लोगों से बात की है, और मैंने भी स्वयं देखा है ये सारी चीज़ें होते हुए, और उस आधार पर मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ। वैसे किसी व्यक्ति से आप पूछिएगा, खासकर जो पदाधिकारी हो इन सब चीज़ों में संलिप्तता रखता है, तो कोई भी व्यक्ति इस बात से स्वीकार नहीं करेगा, इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि आज ग्राम पंचायतों में और ग्रामीण जनता को जितना पैसा दिया जाता है खर्च करने के लिए, अगर वो सारे पैसे खर्च हो तो उनकी समस्याएं धीरे धीरे बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन उनकी समस्याएं आज भी वही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ जो पैसा पहुँचता है वो सारा पैसा उपयोग नहीं होता है। ये सारे तो मैंने जो मुखिया और इन सब लोगों में जो काम करते हैं उन लोगों के बारे में हो गया, जो काम किया जाता है ज़मीनी स्तर पर उसमें हो गया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें उनका कमीशन बंधा होता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो उसमें अगर किसी भी व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये दिए जाना होता है तो उसमें लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये जो होता है बिल्कुल इसी तरह से बंटवारा कर लिया जाता है पदाधिकारियों में। अब अगर शौचालय भी कहीं बना है तो उसमें भी अगर 12,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते थे तो उसमें 2,000 रुपये कमीशन के तौर पर आपस में इन लोगों को बांट लिया जाता था। इतना ही मनरेगा में होने वाले बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें पूरा का पूरा सिस्टम मिल के कमीशन खाता है, और धरती पर जो कार्य दिखता है वो तुरंत खुश हो जाता है। अब आप खुद देखिए कि ऊपर से आए हुए 100 रुपये में मात्र अगर 40 रुपये खर्च होता है जमीनी स्तर पर, तो गाँव और क्षेत्र का विकास कैसे होगा? क्या वो बना हुआ पुलिया ढहेगा नहीं? क्या वो सड़क जो 5 साल के लिए बनती है वो टूटेगी नहीं? क्या वो पानी के लिए जो टंकी की व्यवस्था की जाती है गाँवों में वो ढहेगा नहीं? बिल्कुल सब कुछ खुश हो जाएगा अगर इस तरह से विकास का कार्य कमीशन खोरी के आधार पर चलता रहा। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए कोई एक व्यक्ति, एक अधिकारी और एक महकमा जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अधिकारियों के साथ साथ हम वोट देने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। जो रिश्तेदारी, जो अपने मित्र और जो अपनों के चक्कर में या पैसा, मुर्गा, ये सब चीज़ों के चक्कर में, दारू के चक्कर में अगर किसी को वोट दे देते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो ये सब कार्य करके आपसे वोट मांगता है, अगर वो आपसे ये सब करके वोट मांगता है, पैसा खर्च करता है, तो सीधी सी बात है कि वो आने वाले समय में पैसा जरूर कमाएगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा। और ये इन सब पदाधिकारियों के कमीशन लेने के बाद भी उस कमीशन में से भी कमीशन लेने वाला एक पदाधिकारी होता है, और जिसे BDO कहा जाता है, यानी वो ब्लॉक का हेड होता है, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब उसका कमीशन जो होता है वो हो सकता है आपका कि JE में से हो जाए, उसका कमीशन हो सकता है ग्राम सेवक में से हो जाए 1 या 2%। अब होता क्या है कि उसके अंडर में बहुत ज़्यादा गांव होते हैं, ब्लॉक के अंदर लगभग 80 से 100 गांव होते हैं, तो उसकी कमीशन की जो मात्रा है वो कम होती है, लेकिन वो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है इस पंचायती राज में कोई भी कार्य करने और उसमें कमीशन खाने में। अगले वीडियो में मैं ब्लॉक स्तर पर जो भ्रष्टाचार सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जैसे BDO, CO और थाना का जो अधिकारी हैं, दरोगा हैं, और भी एग्रीकल्चर अधिकारी जो हैं, इन सब के द्वारा किया जाता है, मैं वो आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें सुझाव दीजिए, और फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।